बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फॉर शॉर्ट आंसर्स हम पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये क्यों कहा जाता है कि एटम का जो तकरीबन सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करता है। अब हमें पता है कि एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास भी हमने पढ़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर दीज आर द, इनको कहा जाता है कि दे मेक अप द मास ऑफ द एटम because both the heavy particles protons and neutrons are found to be present here in the nucleus. These two particles are held together by strong nuclear force. अब इसको अगर आप लोग बुक पे मार्क करना चाहते हैं तो बुक पे मार्क कर लें। पेज नंबर 21 पे देखें तो पेज नंबर 21 में ये देखें, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑल द मैस, यहाँ से एंड तक बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तक क्वेश्चन नंबर 1 को क्लोज कर लें एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन सब का हर एलिमेंट का पीरियड टेबल अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। देयरफॉर दे आर डिफरेंट। अगर आप लोग इसका आंसर बुक से करना चाहते हैं तो बुक पे पेज नंबर 22 देखें। पेज नंबर 22 पे यहाँ पर देखें तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड, और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हमने न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं लेकिन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंपेरिजन पूछा हुआ है, एक एटम का दूसरे से नहीं। तो इसको साथ आप लोग फर्दर इसके साथ आंसर को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक टू दैट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। यानी वो हर एलिमेंट जो है वो अपने एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई होता है। ये इसकी यूनिक बिहेवियर है जो कि बताता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया हुआ है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मुथ 21083। न्यूट्रॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट हैं। न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 83, मास नंबर कितना गिवन है 210 दिया गया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, A माइनस जेड है, यानी मास नंबर से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। 210 में से 83 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 127, यानी हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं बिस्मुथ में 127 आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई इज ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमने जो है डिस्कस किया हुआ है, हमने पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम की बात की गई है कि ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव क्यों है। ट्रीटियम अगर एलिमेंट आप देखें तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ट्रीटियम अगर यहाँ पर देखें 3-1, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2 हैं। तो ट्रीटियम में प्रोटॉन 1 है, 2 न्यूट्रॉन्स है, और इसमें क्या है, एक्सेस न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, इसके न्यूक्लियस को इम्बैलेंस कर रहा है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ रही है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, टूटेगा, डिके होगा टू ए स्टेबल एलिमेंट में, और जब स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहेगा तो ये अपने अंदर से रेडिएशन को रिलीज करेगा, और ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन को अपने अंदर से रिलीज करवाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। सो सेम एज द फॉर ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब और इवॉल्व कैसे कर सकता है। बोहर के अकॉर्डिंग एक एटम जो है वो तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, यानी एक हायर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी लेवल से जब वो मूव करेगा। ये सब फॉर एग्जांपल एटम में न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये क्या है, शेल्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस तरफ या यहाँ से इस तरफ को हायर की तरफ मूव करेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा एक एटम, जब यहाँ से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा, तब एक एटम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब उसने मूव करवाना है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिटल की तरफ मूव करेगा, तब ये क्या करेगा, एनर्जी
रिलीज करेगा। तो ये देख लें, यही आंसर मैंने लिखा हुआ है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल एंड it can emit energy and evolve energy when an electron moves from higher orbital to lower orbit, higher shell to lower shell, high energy level to lower energy level भी लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखें, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। अब हम पहले इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कौन से हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इसका आंसर जो है वो आपको बुक पे मिल तो जाएगा, लेकिन सही तरह से सेंटेंस वाइज आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिंपल उसने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाइड्रोजन का हमें स्ट्रक्चर क्या है, हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, सेंटर में, हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस तो होता है, हमें पता है। अब उसमें क्या चीज़ है, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें सिंगल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सिंगल एंड सिंगल लिखना है आपने यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल में जो है, उसका हर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होता है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होती। इसका मैथ जो है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा होता है, प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी आपने साथ ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। किसका जो है सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है, रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और ये बहुत मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप। क्या बताना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएं कि एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है उसके आयनाइजेशन के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 26 पे आ जाएं। पेज नंबर 26 में हम मूव करते हैं। पेज नंबर 26 पे जो आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव सोर्स के एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो किस तरह से एक एटम को आयनाइज कर सकता है, ये सारा यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3 देखें। व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑन पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे हम मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियोएक्टिव की डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, सेवरल आइसोटोप से आपने ट्रिटियम तक कर लिया। उसकी एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी एग्जांपल्स दें। नेक्स्ट उसके नीचे आ गई एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट एप्लीकेशन उसकी है मेडिकल इमेजिंग में है। सेकंड किस में है, रेडियो कार्बन डेटिंग में है। थर्ड जो है किस में है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स को डिटेक्ट करने में है। ये सारे आप लोग इसमें इसकी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ तक है इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। मरकरी का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। यहाँ पर उसने मरकरी के आइसोटोप्स बताए हुए हैं, उनके साथ उनके रिलेटिव अबंडेंसेस बताई हुई हैं। सिंपल हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना है। M1P1 प्लस M2P2 के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कैसे किया है देखें। तो मरकरी जो है, मरकरी 196 का रिलेटिव अबंडेंस कितनी दी है, 0.146। सेम वैसे ही 196 मल्टीप्लाई बाई 0.0146 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सबकी जो मैस है उनको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, उनके अबंडेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। उनकी मल्टीप्लाई करके सबको आपस में प्लस कर देना है इस तरह से। फिर उनको प्लस कर देना सबको और फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1938.70 डिवाइड बाय 100। एंड हमारे पास क्या है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी क्या आएगा, 199.380। नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।